नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 20वां और आखिरी दिन और इस बीच खबर सामने आई है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित कर दी गई है। यानी कि कार्यवाही शुरू होते ही इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज शीत सत्र का आखिरी दिन। राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित की गई है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई है। तो लोकसभा की अगर बात करें तो अनिश्चितकालीन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इसके साथ साथ राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। संविधान अंबेडकर के सम्मान पर लगातार सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जारी है और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। कल की तस्वीर हमने दिखाई जहां पर राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा। बीजेपी के सांसद चोटिल हो गए और आज भी एनडीए के साथ साथ गठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और दोनों पक्ष आमने सामने आज दिखाई दिए। जो दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, तो एक तरफ इंडिया का प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीए का प्रदर्शन हो रहा है। शीत सत्र का आज अंतिम दिन और कल की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आक्रामक है और एक दूसरे पर संविधान और लोकतंत्र की गला घोटने का आरोप लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जहां विजय चौक पर प्रदर्शन किया, वहीं एनडीए के नेताओं ने बापू की प्रतिमा के पास मोर्चाबंदी की और कांग्रेस पर हमला बोला। बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन के प्रदर्शन में राहुल गांधी आज शामिल नहीं थे, जबकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहाँ खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, तो राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ऐसे में जो सियासी गतिरोध है वो जारी है और बयानों के तीर चल रहे हैं। कि राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और अब चोरी और सीनाजोरी। पूरा देश देख रहा है। राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। पुलिस का काम अपना काम करना है, हमें उस मामले में बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते
जिस प्रकार उन्होंने हर किसी को धक्का देने का काम किया, आराम से वो जा रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था। उसके बावजूद भी जब वो छठी सीढ़ी चढ़ गए और देखे कि कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जानबूझ के मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का मार के गिराया। इतना ही नहीं, हमारी एक आदिवासी महिला सांसद के सामने ऐसे तनकर इतने घटिया ढंग से खड़े हुए जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राहुल गांधी दुर्भाग्य से संसद को और इस देश को अपने कांग्रेस पार्टी के जर खरीद गुलामों की तरह यह देश को समझ रहे हैं। उनको हर हालत में लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। ये है कल का राहुल गांधी जी का जो व्यवहार को लेकर के, राहुल गांधी जी ने एक नागालैंड के हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज हैं, आक्रोश है। स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के जो गेट है वहां प्रोटेस्ट ना करें, तो आज हमारा एमपीज दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहां प्रोटेस्ट किए हैं। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां पर बकाया की राशि अब और बढ़ गई है। पहले बकाया की राशि जो है वो 1,36 करोड़ की थी, जिसकी मांग लगातार राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। तो कोल कंपनियों पर बकाया बढ़ा है और 1,36,000 करोड़ से बढ़कर 1,41,000 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। खान विभाग ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर राशि संशोधित किया। राज्य सरकार के अनुसार कोल कंपनियों पर 1,41,000 करोड़ बकाया हो गया है। अब विभाग को कोल ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार है। फैसला आते ही राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य सरकार भी लगातार केंद्र सरकार से बकाया के भुगतान की मांग कर रही है। कोल कंपनियों पर भूमि मुआवजा, वास्ट कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज का बकाया है। चाहती है ये अलग बात है, लेकिन पैसा हमारा है, जिसमें कोयला की रॉयल्टी का पैसा है, जमीन अधिग्रहण का पैसा है, तो स्वाभाविक तौर पे इतने दिनों के बाद जो है कोयला की रॉयल्टी तो और मिलेगी ना। उस रॉयल्टी का जो बढ़त पैसा है वो पैसा हो करके 1,41,000 करोड़ रुपया हुआ है। कल तक 1,36,000 करोड़ था। आज वो पैसा रॉयल्टी के रूप में आगे बढ़ा तो 1,41,000 करोड़ रुपया झारखंड का है, और पैसा तो केंद्र सरकार को देना होगा। हलक में हाथ डाल करके वो पैसा हम लोग लेने का काम करेंगे। देखिए, जो भी राशि है, जो भी जायज राशि बकाया है, हमने तो कई बार कहा मुख्यमंत्री जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना रांची में, उसमें मंथन हो क्या राशि बाकी है। आपने सूद का 60,000 करोड़ रुपया जोड़ दिया, यानी 50% राशि जो है वो सिर्फ सूद की। ऐसा कहीं होता है? आपका जो भी जायज़ हक है, बीजेपी पूरे तरीके से झारखंड के जायज़ हक के लिए वो आपके साथ खड़ी है। लेकिन जब प्रश्न होगा कि कोयला पर कर में कितना बकाया है, तो ये तो सामान्य ज्ञान का विषय है कि कोयला में कर नहीं लगता, कोयला में रॉयल्टी आती है। तो केंद्र सरकार ने कहा कोयला कर का कोई बकाया नहीं, इसमें क्या गलत कहा? आप रॉयल्टी का पूछते तब आपको वस्तुस्थिति से अवगत होते। तो हमें लगता है कि तुरंत राज्य सरकार को पहल करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसमें मंथन करके केंद्र के सामने रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। बिहार में आज से एचएम की काउंसलिंग शुरू हो गई है। बीपीएससी से चयनित एचएम आज काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं, अपने काउंटरों पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले उनका बायोमेट्रिक चेक किया जा रहा है और उसके बाद से उनका जो डेटा है वो खोला जा रहा है। तो मूल प्रमाण पत्र के साथ ही एचएम पहुंचे हुए हैं, जिन्हें काउंसलिंग को लेकर स्लॉट और टाइमिंग का मैसेज मिला है, वो समय पर पहुंचे हैं। हालांकि कई ऐसे हैं जिन्हें अब तक मैसेज भी नहीं मिला है। एचएम ने सरकार से मांग की है कि पोस्टिंग के लिए सभी से विकल्प मांगा जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। चयनित एचएम की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है, यानी राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में काउंसलिंग शुरू हो रही है और जिसमें बड़ी संख्या में जो चयनित एचएम हैं वो इस वक्त भाग लेने के लिए पहुंचे हैं सभी कागजात के साथ, यानी आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ शपथ पत्र और जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ देख सकते हैं तमाम कागजात जो फॉर्म भरते समय कागजात जमा किए गए थे, सभी कागजात के साथ ये लोग पहुंचे हैं। अलग अलग हाई और +2 स्कूलों में इन लोगों की पोस्टिंग होगी, जिसको लेकर इन लोगों की बहाली की गई है। और देखिए कि बड़ी संख्या में महिला हो या पुरुष हो, तमाम सरकारी स्कूलों में पदस्थापित हैं और अनुभव के आधार पर सभी से परीक्षा ली गई थी और सभी परीक्षा पास करने के बाद अब एचएम बने हैं। तो शपथ पत्र लगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, उसके बाद आवासीय, एनसीएल, मैट्रिक और पीजी का जो है सो मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, बीएड का, एसटीईटी का,
ये सब प्रमाण पत्र लगा। सारे प्रमाण पत्र लगे हैं। अब लग रहा है कि मतलब जो टाइम किलिंग हो रहा था वो अब नहीं होगा। जी 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 इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग है। जी निश्चित तौर पे खुशी हो रही है सर। 18 वर्षों से मैं शिक्षण कार्य कर रहा था और अब प्रधानाध्यापक के रूप में नए दायित्व का निर्वहन करना है, तो निश्चित तौर पे अच्छा लग रहा है। सरकार ने नई जिम्मेवारी दी है तो उसका अनुभव। हाँ, महिला होने के नाते हम लोगों को जिम्मेवारी होती है घर की भी। स्कूल अगर दूर मिलता है तो काफी दिक्कत होती है। ये भी डर है कि दूर का स्कूल मिल जाए। हाँ, अगर दूर मिलता है तो शायद मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो त्याग दूंगी इस अभी चीज़ को। भी मतलब दूर अगर देता है तो आप तैयार नहीं है? नहीं। फिलहाल तो ज्वाइन करेंगे। जी, ज्वाइन करेंगे और उसके बाद यही मांग रहेगी कि जो जहाँ जवाबदेही मिली है, अब एचएम बन जाएंगी, स्कूल की सारी जवाबदेही आपके ऊपर है। जी मेरे ऊपर ही होगी निर्वहन और करेंगी उसके आप? निर्वहन एकदम करेंगे। उसके लिए हम पूरी तरह से नहीं सर, है ना, अभी तक हमको मैसेज अप्राप्त है। मैसेज नहीं मिलने के कारण जो है मैं है ना आहत की स्थिति में हूँ। आज प्रथम दिन है ना सीएल लेकर के ही आया हूँ, क्योंकि अगर स्लॉट रहेगा उसी दिन ही हम लोग ऑनलाइन है ना ड्यूटी कर सकते। मित्र हैं वो दरभंगा में रहते हैं और प्रमंडल से बाहर उनको यहाँ पर बुलाया गया है, स्लॉट आया है पटना में। तो ये पहले कहा गया था कि जो जिस प्रमंडल में पदस्थापित है उसको वहीं से प्रमंडल के मुख्यालय में करना है। प्रमंडल से बाहर कर दिया गया। प्रमंडल से बाहर वो घूम रहे हैं, परेशान है, उनको भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लग रहा है और अनुभव एक्सपीरियंस मस्ट है और एफिडेविट देना है। कितनी खुशी हो रही है कठिन परीक्षा पास करने के बाद एचएम बनी? बहुत खुशी हो रही है। शिक्षक आप देख पा रहे हैं जो एचएम बने हैं ये अलग अलग स्कूलों में नियोजित के रूप में शिक्षा दे रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग बीपीएससी ने जब विज्ञापन निकाला, सभी शिक्षकों को अनुभव के आधार पर परीक्षा ली गई उनसे और उसके बाद इन लोगों ने साबित किया है, जिसके बाद सभी का चयन हुआ है और आज से काउंसलिंग की बारी है। काउंसलिंग के बाद अलग अलग स्कूलों में इन सबों की पोस्टिंग होगी। हालांकि मन में कई सवाल है कि आखिर अगर चॉइस पोस्टिंग की मांग नहीं की जाएगी, विकल्प नहीं मांगे जाएंगे, तो आखिर हम ज्वाइन कैसे करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर हाजिरी बनाने को लेकर के प्रिंसिपल और 2 अध्यापकों के बीच विवाद हो गया और बताया ये जा रहा है कि इस बीच मारपीट भी हो गई। घटना सनहौला प्रखंड के सिलहन मध्य विद्यालय की है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले प्रिंसिपल और रजिस्टर पर अनुपस्थित अध्यापक की हाजिरी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उसी को लेकर आज प्रिंसिपल और 2 टीचर के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान दोनों टीचर और प्रिंसिपल जाति सूचक अपशब्द कहे, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। घटना में प्रिंसिपल को गंभीर चोटें आई हैं और उनका सिर फट गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। कुमार चौरसिया और उसके बाद प्रभु कुमार जो है जातीय सूचक चमार जो है क्या करके गाली गलौज करता है कि तुमको चमार जो है आज मार देंगे और गेट लगवा दिया बाहर से और उसके बाद गाली गलौज पूरा यानी किया। रोजाना लगभग रोजाना रोज की बात है एकदम। ये चमारवा दिखा रहे स्कूल आदमी के लोग। तो उससे पूछा गया कि सर ये कल रितेश नहीं आया था, अटेंडेंस कैसे बन गया? इसी बात पे तो मैं उनके साथ हुआ। उसके बाद वो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, ये अटेंडेंस उदय कुमार चौरसिया बना दिया और कुछ भी बात नहीं। इसी के बीच में जो है हाथापाई ना, हाथापाई तो नहीं हुआ है सर। जहाँ तक जानकारी मिली है कि उसका सर फूटा हुआ है और वो डॉक्टर के भागलपुर। नहीं तो आप पूछ लीजिए और सब स्टाफ से बहुत सारे। खबर औरंगाबाद से है, जहां हार्वेस्टर से पहले धान कुटाई को लेकर के 2 पाटीदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई और बताया जा रहा है कि इस मारपीट में एक शख्स की एक पक्ष की तरफ से मौत भी हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो 2 पाटीदारों के बीच जमकर मारपीट, पहले धान कुटाई को लेकर 5 लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं। घटना बारूण थाना क्षेत्र के धूरिया गांव की है। सभी घायलों को बारूण सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सबको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवार के ही लोग हार्वेस्टर से पहले धान कटाने के विवाद को लेकर मारपीट किए, जिसमें एक व्यक्ति रामलखन पांडे की चोट लगने से मृत्यु हो गई है और रामलखन पांडे जी के पुत्र और भतीजे और एक इनका मजदूर जख्मी भी हो गया। थानाध्यक्ष द्वारा फर्द बयान की कार्रवाई प्रारंभ की गई। नामजद जो लोग इसमें थे उनकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम यहाँ से भेजी गई और फर्द बयान में अंकित नामजद अभियुक्तों में से
2 को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार में ज्वेलरी शॉप से लूट मामले को लेकर के एक गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि इससे पहले इस घटना को अंजाम अपराधियों किस गिरोह ने दिया था। सुबोध सिंह गिरोह के 2 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छोटू और मुकेश पर अलग अलग थाने में कई मामले दर्ज हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार हाल के दिनों में पूर्णिया में हुए ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में भी इन लोगों की भूमिका की चर्चा है। कुमार एवं इनके भाई मुकेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार को नगर थाना अंतर्गत एक घर से गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल भी बरामद किया गया। इसमें जो छोटू उर्फ राकेश कुमार है, इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। 10 केस इनके ऊपर रहे हुए हैं और इनके ऊपर 3 लाख का इनाम भी सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। और खबर मोतिहारी से है, जहां पर बच्चे अब डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्पेस काफ़ी कम है और ऐसे में बेंच की भी कमी हो जाती है। और ख़ास करके अगर जब मिड डे मील बनाने की बात आती है तो क्लासरूम में ही सिलेंडर रखा गया है और वहीं पर मिड डे मील बनाया जाता है। और खबर नालंदा से है, जहां बात करेंगे राजगीर महोत्सव की। तो राजगीर महोत्सव को लेकर के लोगों का जो उत्साह है वो काफ़ी सादा रहता है। राजगीर महोत्सव के जरिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है लोग उसमें डूबते हैं। 21 दिसंबर से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 21 से 23 दिसंबर तक हॉकी मैदान में ये महोत्सव होगा। महोत्सव के दौरान राजगीर के पंच पहाड़ियों की वादियों में कलाकारों की सुरीली आवाज़ सुनाई देगी। साथ ही मंच पर राजगीर के धरोहर को भी आकृति के रूप में बनाया जा रहा है। राजगीर महोत्सव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यह महोत्सव 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए दीर्घा बनाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जो है मंच का भी बनाने का काम किया जा रहा है। खास करके जर्मन हैंगर से जो है यहाँ पर मंच बनाया गया है और दर्शकों को बैठने के लिए भी यहाँ सुविधा प्रदान की गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मंच बनाने का काम जो है युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जो कार्यक्रम होगा, जिसमें 21 दिसंबर को जुबिन नौटियाल और 22 दिसंबर को नीता और पवनदीप की जोड़ी यहाँ जो है उनकी आवाज़ गूंजेगी। साथ ही 23 दिसंबर को जो है मैथिली ठाकुर यहाँ पर पहुँचेगी और इसी मंच से जो है उनका आवाज़ जो है गूंजने के काम करेंगे। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां हैं लगभग युद्ध स्तर पर की जा रही है। सभी तैयारी कर ली गई है और बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं टूरिज्म विभाग की तरफ से, और बिहार सरकार ने इस बार लोकल कलाकारों को भी मौका दिया है और लोकल आर्टिशंस के लिए भी 200 से ज़्यादा स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें खाने का स्टॉल और हस्तकला और विभिन्न तरह की जीविका दीदियों का स्टॉल भी लग रहा है, जिस पे लोग आकर के खरीदारी कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजगीर महोत्सव की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मेन स्टेज होगा ये जुबिन नौटियाल जी का 21 तारीख को प्रोग्राम है। नालंदा से न्यूज 8 अभिषेक कुमार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।